हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज जो होगी बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बायोलॉजी की एक न्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे सिस्टम को हम लोगों को पढ़ना है। जैसे स्टार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल्स, उसके बाद टिश्यूज़, फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारे सिस्टम्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, गैसियस एक्सचेंजेस सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड मैनी मोर। बट क्या है कि आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम देखेंगे, क्योंकि ये एक तरह के आप लोग समझ सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। जैसे कि अगर हम लोगों को पढ़ना होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक दूसरे से लिंक रहते हैं, तो उनको पढ़ना पड़ता है। एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शंस इन ह्यूमंस। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन होता क्या है? सो रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस where living organisms create new similar individuals offerings to ensure the continuation of their species across generations। हर एक स्पीसीज में एक टेंडेंसी होती है टू मेक अ ऑफस्प्रिंग लाइक देम। हर एक स्पीसीज में ये देखा गया है कि उनके अंदर ये है इंस्टिंक्ट पाया जाता है कि वे अपनी ही तरह ऑफस्प्रिंग को पैदा करें और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे एक होता है एसेक्सुअल मेथड, एक होता है सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम लोग देखेंगे फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है। इसमें क्या होता है कि गैमीट्स जो होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेक्स सेल्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें एक सिंगल पेरेंट ही होता है। जैसे कि कोई एक पौधा हो गया, उसका कोई एक टुकड़ा लेकर के यहाँ से हम लोग जमीन में अगर काट दिए तो एक नया पौधा ऑफस्प्रिंग पैदा हो गया। सो दिस काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट इस बारे में हम लोग आज नहीं देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ दो पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है फॉर द फ्यूजन ऑफ gametes, the male gametes and the female gametes. Okay, the male gametes are the sperm and female gametes are egg. So let's start. आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहला रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जैसे कि ये पेल्विक रीजन होता है, यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टेट्स, दो टेस्टेट्स होते हैं, अलोंग विथ एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल लाइक द पीनस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया कि उसमें मेनली क्या क्या पाए जाते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टेट्स and accessory glands, these are the accessory glands, and the external genital, these are the external genitals. Okay, so तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज़ द टेस्टिस। सो लेट्स स्टार्ट। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एबिडोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैली में लटके रहते हैं जिसको कहा जाता है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के द्वारा ये शरीर के बाहर लटके रहते हैं। तो स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है कि जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं उनके लिए टेम्परेचर का बहुत ही मेनली बॉडी से कम होना बहुत ज़रूरी रहता है, बिकॉज स्पर्म्स आर जनरेटेड इन अ कंपेरेटिवली अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं ताकि वो शरीर के बाहर हो जाएं और उनका जो टेम्परेचर हो वो शरीर के टेम्परेचर से कंपेरेटिवली डिफरेंट हो। सो द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। जैसे आप देख सकते हैं ये कौन से शेप में है, ये ओवल शेप में है, विथ अ लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। इनकी जो विड्थ होती है लगभग, ये जो विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है और जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है,
द टेस्टी इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। तो इससे पहले हम लोग इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है external structure of testis. The external view of scrotum. These are the raphe, the median raphe. These are the external ridge that separate the two testes in two different halves. ठीक है, तो ये जो बीच की लाइन होती है, रिज होती है, एक्सटर्नली जो अपीयर होती है, दिस इज कॉल्ड द रेफे। रेफे सेपरेट्स टू हॉप्स ऑफ टेस्टिस इन इक्वली। ठीक है, इसको एक्सटर्नल रिज भी बोला जाता है। उसके अलावा क्या होता है, इंटरनल वॉल डिवाइडिंग द स्क्रोटम इनटू द सेक्स आर इन, जो एक ऐसी लाइन जो ये तो एक्सटर्नल रिज हो गया। जो इंटरनल रिज होता है जो स्क्रोटम को दो बराबर सेक्स में डिवाइड करता है, वो क्या कहलाता है, स्क्रोटल सेप्टम कहलाता है। इसमें दो तरह की मसल्स होती हैं, क्रिमिस्टर्स मसल एंड डार्टवोस मसल। जैसे कि क्रिमिस्टर मसल्स आर रेजिस्टेस्टिस and fascia for temperature. Cremaster muscles in the cold region, we have seen many times that the outer appearance of scrotum is shrinking due to the lower temperature. So this happen because of a kind of muscle, the muscle called the cremaster muscle. ठीक है, ये जो क्रिमेस्टर मसल होती है वो क्या करती है, अगर सर्दियों के कारण जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के झिल्ली को, आवरण को श्रिंक कर लेती है और ये इसको राउंड शेप में लाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्क्रोटम का एक तरह से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा स्क्रोटम का जो शेप होता है वो ओवल शेप में होता है। इसका हम लोगों ने डायमीटर देखा, ये 4 to 5 सेंटीमीटर और इधर 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर फॉर 2 to 5 डिग्री सेल्सियस। बॉडी से अगर टेम्परेचर कम रहेगा तभी जाकर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो पाएगी, स्पर्म बन पाएंगे। ठीक है, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। ठीक है, अब जो एक पर्टिकुलर टेस्टिस होता है वो लगभग 25 कंपार्टमेंट्स में बटा होता है, जिसको टेस्टिकुलर लेब्यूल्स बोला जाता है। यहीं जाकर के स्पर्म का जनरेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है। जैसे कि पर्टिकुलर हो गया टेस्टिस, ये देखिए अब इसमें आएगा, इसका बता रहा है ये ओवल शेप का है। ये देखिए जो पर्टिकुलर ये कंपार्टमेंट से बढ़ गया है, इसी को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। लगभग 200 से 250 लोब्यूल्स होती हैं। इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्म्ड बाई कनेक्टिंग टिश्यूज सेप्टा दैट हाउस द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेमाइनल वेसिकल्स एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग लेडिंग सेल्स। ईच लेब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जैसे कि ये पर्टिकुलर, अब देखिए यहाँ फिर से दिखाई देगा, जो पर्टिकुलर ये हो गया आपका टेस्टिस, इसमें देखा जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो लेबल्स दिख रहा है, इसमें जो ये मुड़ा हुआ जो भाग दिखता है, इसको कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये देखिए आप वो यहाँ भी इमेज देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर भाग ये जो दिख रहा है ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहलाता है। यहीं के अंदर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी, जो बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाएंगे, जैसे जर्म सेल्स, सोमैटिक सेल्स और लेडिंग सेल्स। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। पहले है स्क्रोटम। स्क्रोटम को डिवाइड किया तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर लोब्यूल्स पाई जाती हैं, लगभग 250 लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इन लोब्यूल्स के पर्टिकुलर पार्ट में जो मुड़ा हुआ भाग पाया जाता है, हम लोगों ने देखा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इसको सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोला जाता है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड जेम सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब देखिए ये हो गया इसके अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक जर्म सेल्स होती है जो किसमें कंट्रीब्यूशन करती है, जर्म सेल्स आर मेनली कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोड्यूस द स्पर्म। ठीक है, और जो सर्टोली सेल्स होती है, जो एक तरह की एक न्यूट्रिशनल सेल होती है, वो जो भी स्पर्म बनेगा
जर्म सेल्स के द्वारा उसको क्या क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराता है सर्टोली सेल्स. सो द मेल जर्म सेल्स अंडरगो meiotic divisions finally leading to sperm formation while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. The region outside the seminiferous tubules called interstitial spatial. ठीक है. अब जैसे कि ये कुछ भाग हो गया, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ये एक पर्टिकुलर लोब हो गया, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है. तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के आउटर स्पेस में जो भी स्पेस बचा रहता है, तो वो कौन सा स्पेस कहलाता है, वो स्पेस कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस. उस स्पेसेस में कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जैसे कि ये देखिए आप ब्लड वेसल्स दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, खाली जगह है जो, वहाँ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं. और उसके अलावा कोई इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं. लीडिंग सेल्स का काम क्या है, ये देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट. लीडिंग सेल्स आर सिंथेसाइजेस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स. जो हम लोगों के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसको प्रोड्यूस करना और सिंथेसाइज करना का जो काम होता है वो लीडिंग सेल्स का होता है. और लीडिंग सेल्स पाई कहाँ जाती हैं, जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्स हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्स, तो उसके जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस भाग में जहाँ तक, तो इस पर इधर देखिए, इधर तो सेल्स पाई गई, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स, लेकिन जो खाली जगह पाया जाता है वहाँ ब्लड नर्व्स रहती हैं. और एक चीज़ और रहता है, जो इंटरस्टिशियल जो खाली स्थान में एक सेल्स पाई जाती हैं, जिस सेल्स को कहा जाता है लीडिंग सेल्स. इसी लीडिंग सेल्स के द्वारा हम लोगों के बॉडी में हार्मोन्स आता है, एंड्रोजन्स हार्मोन, एंड दैट वी कॉल द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं डिटेल में कि ये लीडिंग सेल्स हैं, ये कैसे कंट्रोल करती हैं हमारे हार्मोन्स को. एक मिनट. लीडिंग सेल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द एंड्रोजन हार्मोन. दीज सेल्स यानी लीडिंग सेल्स आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड smooth endoplasmic reticulum, enabling hormone production that drives male sexual development and spermatogenesis. Their activity is regulated by luteinizing hormone LH hormone from pituitary gland. जो हमारे ब्रेन के अंदर जो मास्टर ग्लैंड होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहती हैं, वो अल्टीमेटली कंट्रोल करती है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के आउटर स्पेस में जो सेल्स पाई जाती हैं, जिन सेल्स को लीडिंग सेल्स कहा जाता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड्रोजन्स और द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. तो ये जो ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये अल्टीमेटली कंट्रोल करती हैं इस सेल्स को. ठीक है, सो रेगुलेटेड बाय LH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दे प्रोड्यूस अदर पैराक्राइन फैक्टर्स लाइक एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन्स. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इंटरस्टिशियल टिश्यूज एंड लीडिंग सेल्स. ये देखिए एक तरह का ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो गया है, यहाँ सोमेटिक सेल्स ये वगैरह अंदर बनती होंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, लेकिन बीच का जो खाली स्थान है वो खाली रहता है. यहाँ तो ब्लड नर्व्स रहती हैं या फिर एक तरह की और सेल रहती है जिन्हें लीडिंग सेल्स कहा जाता है. इन्हीं लीडिंग सेल्स के द्वारा हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है. और ये हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, लेकिन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है इसका कंट्रोलिंग कहा जाता है, इसका कंट्रोलिंग ब्रेन के मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है. सो हम लोगों ने देखा कि स्क्रोटम होता है. ठीक है, स्क्रोटम कई लोब्यूल्स में डिपार्टमेंट में बटा हुआ होता है, जिन्हें हम लोग लोब्यूल्स बोलते हैं. इन लोब्यूल्स के अंदर जो घुमावदार संरचना रहती है उसको हम लोगों ने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोला. इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में मेनली दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है जेम सेल्स, एक होती है सोमेटिक सेल्स. जेम सेल्स का काम ही होता है स्पर्म को बनाने का, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में मेन भूमिका निभाती हैं. और सोमेटिक सेल्स जो होती हैं, इनका काम है कि जब अगर स्पर्म बन रहा है तो उस स्पर्म को बनने के लिए, बड़ा होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है वो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड कराती हैं. इसके अलावा ये भाग हो गया था सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाद का जो भाग बचता है इंटरस्पेशियल स्पेसेस, यानी जो खाली स्थान बचता है यहाँ का सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ या तो ब्लड वेसल्स रहेंगी या फिर एक तरह की सेल पाई जाती है जिसे लीडिंग सेल्स कहते हैं. इस लीडिंग सेल्स के द्वारा हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करते हैं, एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहा जाता है. इस हार्मोन को जो कंट्रोलिंग रहता है वो ब्रेन के एक मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है. और उस ग्लैंड में मैंने क्या देखा गया है कि वो एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा इसको कंट्रोल करती है. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि वहाँ स्पर्म बन गया. ठीक है,
अब क्या हो गया, स्पर्म बन गया, एंड्रोजन्स एंड मिनरल, ठीक है। अब स्पर्म बनने के बाद जो ये पार्ट, ये देखिए स्पर्म बनने के बाद यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं वो कहाँ जाएंगी, ये था आपका लेब्यूल्स, टेस्टिस, सेमिनिफरस लेब्यूल्स। अब सेमिनिफरल ट्यूब से ये जो स्पर्म है वो कहाँ आएगा, ये जो अब ब्रांचेस आपको दिख रही हैं इनको कहा जाता है रेटेड टेस्टिस। इसके बाद स्पर्म आता है रेटेड टेस्टिस में, फिर वहाँ से होते हुए ये कहा जाता है वासा डिफरेंशिया में। ये देखिए ये जो पार्ट है वासा डिफरेंशिया में होते हुए कहाँ जाएगा, ये तरह से एपिडेडिडमिस में होते हुए वास डिफरेंसेस में जाएगा। पहले कहाँ जाता है ये, पहले स्पर्म बनेगा कहाँ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, फिर उसके बाद रे टेस्टिस में, उसके बाद ये नली से जुड़कर ये जो पार्ट है क्या है, एपिडेडिडमिस है। एपिडेडिडमिस से होते हुए ये कहाँ जाएगा, वास डिफरेंसेस में जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस हम लोगों ने देख लिया वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसेस दो तरह का होता है, ये जो छोटा सा पार्ट है ये वास डिफरेंसिया है, ये जो मोड़ा हुआ पार्ट है ये क्या है, एपिडाइडिडमिस है। तो पहले स्पर्म में यहाँ बना सेमिनिफरल ट्यूब्यूल्स में, उसके बाद धीरे से यहाँ गया रे टेस्टिस में गया, फिर यहाँ धीरे से वास डिफरेंसिया है ये, फिर ये जो बड़ा सा पार्ट है यहाँ तक का ये है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस की टेल होती है, एपिडाइडमिस का हेड होता है, उसके बाद धीरे से यहाँ जाता है, ये क्या है, वास डिफरेंसेस। ठीक है, द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंशिया, ठीक है, थ्रू रेरे टेस्टिस। रेरे टेस्टिस द वास डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन टू एपिडाइडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जैसे कि आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है वो किससे कनेक्टेड होता है वास डिफरेंशिया से। ये देखो वास डिफरेंशिया ये है, लेकिन किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, ये बीच वाला जो भाग है इसको रेटे टेस्टिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे से कहाँ जाता है, एपिडाइडमिस में जाता है। द एपिडाइडमिस लीड टू वास डिफरेंसेस दैट असेंड टू द एब्डोमिनल एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, these duct stores and transport the sperm from the testis to outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus। ये देखिए urethral meatus ये रहा, यूरेथ्रल मीटस यहाँ नहीं है, एक बार दिखाते हैं कहाँ है ये, ये रहा यूरेथ्रल मीटस। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि स्पर्म तो बन गया, स्पर्म बनने के बाद एक प्रोसेस होती है कि वो धीरे धीरे वास रेटे डिफरेंसेस से होते हुए कहाँ जाता है, वास डिफरेंसेस में, वास डिफरेंसेस एपिडाइडिस में, एपिडाइडिस से फिर जाता है कहाँ, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ गया, फिर उसके बाद वो जैसे ही यहाँ पहुँचा, ये देखिए यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर ये ग्लैंड्स आती हैं, ये ग्लैंड्स रहती हैं कॉपर ग्लैंड्स और कुछ और ग्लैंड्स रहती हैं। उन ग्लैंड्स के द्वारा एक तरह का फ्लूइड इसमें मिल जाता है जो सेमिनल वेसिकल जिसको कहा जाता है। ये फ्लूइड मिलकर फिर क्या कहते हैं, स्पर्म को सीमन बनाता है और सीमन के द्वारा फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या कहते हैं, पेनिस के अपर पार्ट से ये निकल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डक्ट होते हैं जो इसमें क्या क्या मिलाते हैं, मतलब कौन कौन से फ्लूइड मिलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द एक्सटर्नल जेनाटिला। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाटिला मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द लार्ज पार्ट end of penis is called glans penis, covered by loose fold skin called foreskin. The male accessory glands include paired seminal vesicle, prostate and paired bulbourethral या cowper gland, इसी को cowper gland भी कहा जाता है। Secretions of these gland constitute the seminal plasma which is rich in fructose calcium। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें क्या है डिटेल में। देखिए ये हो गया सेमिनल वेसिकल्स। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, अ स्मॉल चेस्ट नाइज साइज ग्लैंड होती है। ये देखिए लोकेटेड बिलो द ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है उसके जस्ट बिलो में ये ग्लैंड होती है। इसका काम होता है, मेनली काम होता है सेमिनल फ्लूइड्स को प्रोड्यूस कराना। क्रिएट्स अ मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड दैट मिक्सेस विद स्पर्म एंड अदर फ्लूइड्स टू फॉर्म स्पर्म। प्रोस्टेट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प फोर्सफुली पुश सीमन थ्रू द यूरेथ्रा। ये देखिए आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। दीज आर बिलो द ब्लैडर प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस कॉल्ड द प्रोस्टेट gland that secretes a kinds of milky fluid that mixes with the sperm to produce the serum। ठीक है, ये देखिए देख सकते हैं, ये है एक प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के ही बगल में होती है सेमिनल वेसिकल्स या कॉपर ग्लैंड। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ कॉपर ग्लैंड होती है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये एक मिनट, कॉपर ग्लैंड
एक मिनट, कोपर्स ग्लैंड कहाँ है? कोपर्स ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड, ये देखिए, ये रही कोपर्स ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स आर पेयर्ड ऑफ ग्लैंड्स प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ फ्लड सीमन, ये देखिए रिलीज देयर ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो हो गई, इसी के जस्ट ऊपर होती है सेमिनल वेसिकल, वो भी पेयर में पाई जाती हैं, जैसे कि एक ये इधर हो गई, एक इधर हो गई, ठीक है। तो ये पेयर में पाई जाती हैं। प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फ्लोट सीमन, ये भी थोड़ा सा उसी में हेल्प कराती हैं सीमन प्रोड्यूस कराने में। 70% ऑफ इजैकुलेट विद द रिच फ्रक्टोज लोकेटेड बिहाइंड द ब्लैडर, जो सीमन होता है उसमें जैसे कि वाटर हो गया, प्लस फ्रक्टोज हो गया, प्लस कुछ आयंस हो गए जैसे जिंक, प्लस ये वगैरह, प्लस कुछ और टाइप के कुछ लिपिड्स वगैरह, कुछ और नॉर्मल टाइप के कुछ होते हैं। तो इसमें जो मेनली होता है 70% फ्लड सीमन, ये कौन प्रोवाइड कराता है? सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स का लोकेशन कहाँ होता है? दे आर जस्ट अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड इन द पेयर, दे आर इन द पेयर, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड को ही डक्ट ऑफ बाल्बोरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। आर पी साइज दैट सीक्रेट प्री इजैकुलेट प्री कम अ क्लियर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जो इजैकुलेशन से पहले जो एक लुब्रिकेटिंग फॉर द यूरिथ्रा, जैसे कि आपका यूरिथ्रा हो गया, यूरिथ्रा इज आल्सो अ यूरिनरी पाइप, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूरिन्स इन आल्सो always present in our urethra. So the what is the work of this copper gland? The copper glands make sure that there is no urine parts in our urethra when it is time for the release of the sperm. So a clear lubricating fluid that neutralizes acidic urine in the urethra and lubricates it for sperm passes during sexual arousal, preparing the pathway for ejaculation and acting as a protective barrier. सो ये जो छोटी सी पी साइज मटर के दाने के बराबर ये ग्लैंड होती है, इसका काम क्या होता है? इजैकुलेशन से पहले यूरेथ्रा के द्वारा एक ऐसे लिक्विड को पास कराना जिसके द्वारा यूरेथ्रा की एल्कलिनिटी, एसिडिक यूरिन रहता है वो क्लियर हो जाए और इसमें से स्पर्म की क्वालिटी में कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए ये होती है ये ग्लैंड, ठीक है। ये डक्ट ऑफ बाल्बोरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर दो पार्ट में कौन कौन सी हम लोगों ने देखा सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड इजेक्टली ओरेटिस होता है, एक तरह से कि मसल्स होता है, मसल ओपनिंग ऑफ कॉपर ग्लैंड्स डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हम लोग देख चुके हैं, चलिए ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि हाँ ये ठीक था, ये लीडिंग सेल्स के बारे में था। सेप्टा क्या होता है एंड व्हाट इज द सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स आल्सो कॉल्ड द नर्व सेल्स, हम लोगों ने देखा एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव ब्लड टेस्टिस कैरियर, nourishment of and support, they envelop germ cells providing nutrients and stable environment। एक तरह से क्या कराती हैं कि जब जैसे ही स्टेम सेल से जेम सेल से नया स्पर्म बनने वाला होता है कि स्पर्म कोई नई चीज़ होती है तो बॉडी के इम्यून सिस्टम उसको मारना चाहता है, तो वो क्या करते हैं कि इम्यून रेगुलेशन करती हैं ताकि स्पर्म होता है जो प्रारंभिक अवस्था में रहता है, अभी मैच्योर नहीं है, उसको ये क्या कहते हैं, इसको ये बचाती है। कौन बचाती है? बचाती है सर्टोली सेल्स, दैट्स वाई इट कॉल्ड द नर्व सेल्स। न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कराती है, इसके अलावा ये क्या कराती हैं? प्रोटेक्टिव ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। ब्लड टेस्ट बैरियर होती हैं, टाइट जंक्शंस बिटवीन सर्टोली सेल्स क्रिएट अ फिजिकल बैरियर प्रोटेक्टिंग डेवलपिंग स्पर्म फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी नया ऑब्जेक्ट आया, कोई भी नई चीज़ आती है तो हम लोगों की बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको मारना चाहती है। तो जैसे कि कोई भी स्पर्म बना तो स्पर्म को मारने के लिए इम्यून सिस्टम आता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो काम कौन करता है? वो सर्टोली सेल्स करती है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट एक और होती है जो वास्ट डिफरेंसेस और सेमिनल वेसल्स को मिलाकर ही बनती है, उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। वास्ट डिफरेंसेस और सेमिनल वेसिकल हम लोग देखे हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों तरफ ये हाफ में जो डिवाइडेड रहती है उसको सेमिनल वेसिकल रहते हैं। इसका भी काम वही है कि बस एक तरह का फ्लूइड प्रोवाइड कराना स्पर्म में, जैसे कि यहाँ से निकलती है क्या कहते हैं इस ग्लैंड से, नॉर्मल ग्लैंड से निकलती है, ठीक है। दे travel through the central part of the prostate gland during ejaculation, muscle contraction propel the semen through these ducts into the urethra and the body। इसका काम ये देखिए यहाँ होता है, ये एक इमेज है,
ये देखिए, ये देखे ना, ये इजैकुलेटरी ओटिस जो होता है इसका काम ये होता है कि जब जैसे कि ये देखिए प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये फोर्स लगाए और स्पर्म को तेज़ी से शरीर से बाहर निकालने का जो काम होता है वो इजैकुलेटरी ओटिस या इजैकुलेटरी डक्ट का काम ही होता है, जो मेनली किससे मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है वास डिफरेंसेस प्लस सेमाइनल वेसिकल से मिलकर बनी होती है। तो चलिए हम लोगों का जो मेन बॉडी पार्ट था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो स्पर्म बना है उसकी क्या क्वालिटी होती है, वो कैसे इंसेमिनेशन कैसे होता है, कैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोगों ने स्क्रोटम की आउटर स्केयर पर भी ध्यान दिया था। जो बीच की आउटर स्केयर रिज होती है इसको रेफे बोला जाता है, और इसमें बहुत तरह की जो मसल्स पाई जाती हैं, क्लेमेस्टेरिक मसल्स, और एक तरह की मसल हम लोगों ने और देखा था, कौन सी मसल थी वो, जो ठंड में क्या कहती है कि श्रिंक कर लेती है टेस्टिस को, कौन सी मसल थी वो मसल थी डार्टोस मसल्स, ठीक है, डार्टोस मसल एंड क्रिमिस्टल मसल्स, ये अलग अलग मसल्स होती हैं जो स्क्रोटम को विद डिफरेंट शेप्स देती हैं टू इन डिफरेंट सीजन्स टू मेक देम, ये टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए मोस्टली होती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मेल का पार्ट कौन कौन देखा, टेस्टिस देखा, यूरेथ्रा देखा। यूरेथ्रा एक नॉर्मल ओपनिंग होती है जो यहाँ से रहती है, और इसी में हम लोगों ने ब्लैडर देखा, ये ब्लैडर देखा, ये वेसिकल्स देखे, क्या कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे काम करती है, कैसे यहाँ से मिल जाता है, स्पर्म में कौन कौन सा रहता है, उसको सीरम कब कहा जाता है, जब से यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जो स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद जिसमें इतनी भी डक्ट है, डक्ट के फ्लूइड मिल जाने के बाद वो क्या सीरम कहलाया, और सीरम का परसेंटेज क्या रहता है, उसमें 70% वाटर होता है, प्लस फ्रक्टोज होती हैं, प्लस कुछ आयंस होते हैं जैसे जिंक वगैरह होता है, प्लस कुछ और अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है, कैसे अब फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, उसके अलावा इंसेमिनेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय गाइस।